हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपको बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि फुटबॉल के खेल में अगर कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो उसको कौन से कलर के कार्ड दिए जाते हैं। तो फाउल करने पर दो तरीके के कार्ड दिए जाते हैं। एक तो रेड कार्ड आपको मिल सकता है या फिर येलो कार्ड मिल सकता है। येलो कार्ड जो होता है इसका मतलब होता है वार्निंग आपको दी गई है, और रेड कार्ड अगर आपको मिला है तो इसका मतलब होगा कि आप आउट हो, अभी आपको ग्राउंड से बाहर जाना होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बार मान लीजिए किसी को येलो कार्ड मिला तो इसका मतलब है वो अंडर वार्निंग अभी चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसने एक और फाउल अगर कर दिया तो उसको दूसरा येलो कार्ड मिल जाएगा। तो इस केस में दो येलो कार्ड मिलकर एक रेड कार्ड कहलाते हैं। मतलब कहने का यह है कि कोई अंडर वार्निंग अगर चल रहा है, दोबारा उससे गलती होती है और दोबारा उसे येलो कार्ड मिल जाए, तो उस केस में भी वो रेड कार्ड ही माना जाएगा और उसे आउट होना पड़ेगा, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं था। आप सभी को पता है इतनी सिंपल सी चीज है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी क्या हुआ कि सर्बिया के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक जीव की नई प्रजाति खोजी है और उसका नाम नोवाक जोकोविक के नाम पर रखा है। इसका नाम इन्होंने रखा है डोवालियस डोकोविकी। तो ये जो नए जीव की प्रजाति पाई गई है, ये कौन सा जीव है जिसका नाम इन्होंने नोवाक जोकोविक के नाम पर रखा है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसको बोलते हैं बीटल। हिंदी में इसको बोला जाता है भ्रंग। क्योंकि इस जीव की खास बात यह है कि ये स्पीड बहुत तेजी से पकड़ता है, स्ट्रेंथ भी इसमें होती है, ड्यूरेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एबिलिटी है, और डिफरेंट या फिर आप बोल सकते हो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के टाइम पीरियड पे इसमें सरवाइव करने की भी काफी अच्छी एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपको दो तरीके के भ्रंग दिखाई दे रहे हैं। ये मेल कैटेगरी है इसकी, और ये इसकी फीमेल कैटेगरी है। दोनों में आप यहाँ पर लेग्स में अंतर देख सकते हो, काफी रहता है। इनके हेड में भी अंतर रहता है, और आगे जो यहाँ से इनके डंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो नोवाक जोकोविक, क्योंकि ये खुद अपने आप में फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथफुल खिलाड़ी है, सक्सेसफुल खिलाड़ी है, इस वजह से इनके नाम पर भ्रंग का नाम रखा गया है सर्बिया के साइंटिस्टों के द्वारा। सर्बिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं बेलग्रेड। क्या बोलते हैं? बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट जो है, इसको कौन से शहर में आयोजित किया गया है। इस बार इसका 22वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इस बार ब्लॉकचेन समिट को आयोजित किया गया है दुबई में। दुबई कहाँ पड़ता है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है। एक तरीके से जैसे भारत की फाइनेंस कैपिटल मुंबई कहलाती है, वैसे ही यूएई की फाइनेंस कैपिटल दुबई कहलाती है। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। क्या बोलते हैं इसको? अबू धाबी। अब देखिए ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे काम करती है। किस पे? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का सिस्टम मतलब ये होता है कि डेटा इसमें कई सारे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और एक ही तरीके का डेटाबेस मल्टीपल सिस्टम या सर्वर्स में एक्सेस किया जाता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो ब्लॉकचेन समिट के तहत जो प्रमोशन किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्नोलॉजी को समझे। इसका आयोजन दुबई के अंदर अटलांटिस में किया गया है, द पाल्म में। दुनिया भर के कई सारे एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। कई सारे टेक सेवीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, ये एक ऑथर है या आप बोल सकते हो राइटर है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शेहान करुणा तिलक। इनको अभी ब्रिटेन की तरफ से बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो करुणा तिलक जी बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो,
और दूसरी कैपिटल है यहाँ की जयवर्धने कोट्टे। तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो इनकी एक नॉवेल है जिसके लिए सम्मानित किए गए हैं। इस नॉवेल का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें इन्होंने, वैसे तो ये फिक्शन बेस्ड किताब है, मतलब अपने आप में काल्पनिक कहानी है, बट कहानी बड़ी सराही गई। इन्होंने इस किताब में दर्शाया है कि एक जर्नलिस्ट है जिसका देश के सांप्रदायिक संघर्ष के बीच में मर्डर हो जाता है। तो उसकी बेसिकली ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी संस्था है जो कि एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है इस टाइम पे? और इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज का नाम है स्टीड फास्ट नून। मैंने वैसे 2 दिन पहले इसका जिक्र भी किया था। यह है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूं, इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी चीजें बताऊंगा जो कि परसों के दिन इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताई थी। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि नाटो ने इस एक्सरसाइज की शुरुआत करी है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बीच में कम होती दिखी थी, लेकिन अभी फिर से और बढ़ गई है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रीट फास्ट नून। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें 60 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सारे एयरक्राफ्ट फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के हैं। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो स्ट्रीट फास्ट नून में 14 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। वैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, बट प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 14 कंट्रीज के जो डिफेंस यूनिट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक्सरसाइज कर रही है। ये एक्सरसाइज करीब करीब 14 दिन तक चलेगी। ये 17 अक्टूबर से शुरू हुई है और ये 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी एक्सरसाइज। नाटो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रसेल्स। और नाटो के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको आईआरएस अधिकारी साहिल सेठ के द्वारा लिखा गया है। इस किताब की पहली कॉपी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी को सौंपी गई है। ये जो किताब है ये बताती है कि स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में अंतर क्या है। आज की डेट में लोगों को ये पता नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो बेसिकली क्या है। ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये किताब ये भी बताती है कि एक कॉमन मैन डे टू डे लाइफ में किन चीजों में कंफ्यूज्ड है। उसे लाइफ का मकसद ही नहीं पता है और वो डे टू डे एक नया टेम्परेरी टारगेट बनाता है, उसको अचीव करता है और वैसा का वैसा ही दुखी रहता है। तो ये किताब इन सारे माइंडसेट के बारे में बताती है। अभी हाल ही में कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल जो है, ये 3 दिन का महोत्सव कौन से शहर में आयोजित किया गया? और ये जो महोत्सव था इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव। तो इसका आयोजन किया गया विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कौन से राज्य में पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत के कुछ क्लासिकल डांस हैं, जैसे कि ये 8 तरीके के क्लासिकल डांस हैं। इनमें से एक है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ही होता है बेसिकली। इसके अलावा भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु में होता है। उत्तर प्रदेश के लिए कथक फेमस है। वैसे उत्तर प्रदेश और भी कई सारे उत्तरी राज्यों में कथक होता है, लेकिन बेसिकली उत्तर प्रदेश के लिए ही कंसिडर किया जाता है। केरल का है कथकली, मणिपुर में मणिपुरी किया जाता है। केरल का एक और है जिसको मोहिनी अट्टम बोलते हैं। उड़ीसा में ओडिसी किया जाता है और आसाम में सतारिया किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्योत्सव है इसमें 3000 कुचिपुड़ी डांसर्स ने पूरे देश भर से हिस्सा लिया है। ओके, और आपको पता है ये कब से कब तक मनाया गया? 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक मनाया गया। इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया और ये इसलिए इस महोत्सव के तरीके से इस बार मनाया जा रहा है क्योंकि एक कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट हुआ करते थे। इनका देहांत 2012 में हो गया था और इनका नाम था वेम्पति चिन्ना सत्यम। क्या नाम है? वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट है ये महोत्सव पूरा। मैग्नस कार्लसन जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं, इनको हराने वाले ये कौन से वर्ल्ड चेस चैंपियन है जो कि सबसे कम उम्र में ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं? मतलब कहने का ये है
कि मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये भारत की आन बान शान डी गुकेश है। इनका पूरा नाम है दोनारुम्मा गुकेश। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 2006 में हुआ था। इससे पहले अगर बात करी जाए तो आर प्रगनंदा ने इसी साल 2 बार मैग्नस कार्लसन को हराया है। लेकिन आर प्रगनंदा की एज 17 साल है। डी गुकेश की एज 16 साल है। तो डी गुकेश अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। अभी हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो जैसे सीएजी होता है ना, तो सीएजी अलग होता है। ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अलग है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस पद पर अपॉइंट करी गई हैं भारती दास। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा इन्होंने किसको सक्सीड किया है। तो इन्होंने सोनाली सिंह को सक्सीड किया है। सोनाली सिंह ये भारत की 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करती है। अगर भारती दास की बात करें तो ये 1988 बैच की अधिकारी हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की। अब आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि सीएजी और सीजीए में अंतर क्या होता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और जो सीजीए होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। दूसरा अंतर यह होता है कि जो सीएजी होता है इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो इस पोस्ट पर कंटिन्यूअसली एक व्यक्ति मैक्सिमम 3 साल के लिए ही रह सकता है। बाकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है इनका जो पे स्केल होता है ये फिक्स होता है 80,000 रुपए। ध्यान रखिएगा 80,000 पे स्केल का मतलब ये नहीं है कि 80,000 सैलरी है। 80,000 पे स्केल फिक्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर पे स्केल नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाकी टीए डीए एचआरए वो सब लगेंगे जो कि लगने के बाद ये सैलरी करीब 1.25 लाख के आसपास जाके बन जाती है। 1.5 से 1.25 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसके नए एमडी अभी हाल ही में बनाए गए हैं भूषण अक्षिकर। क्या नाम है? भूषण अक्षिकर। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने श्रीधर वेंकटेश को सक्सीड किया है। इस कंपनी की स्थापना 1924 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जो भूषण अक्षिकर है ये 1 दिसंबर 2022 से पदभार संभालेंगे जब श्रीधर वेंकटेश उसी दिन रिटायर होंगे। अगले 4 साल के लिए इनको ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में अपॉइंट किया गया है एमडी के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2022 का बैलन डियोर प्राइज किसको दिया गया है मेंस कैटेगरी में। तो इस बार का मेंस कैटेगरी में बैलन डियोर जीता है करीम बेंजेमा ने। करीम बेंजेमा कौन से देश के खिलाड़ी हैं? करीम बेंजेमा क्या आप बता सकते हो? ये फ्रेंच फुटबॉलर है। ठीक है। और ये कौन से क्लब से खेलते हैं? ये रियल मैड्रिड से खेलते हैं जिससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते थे। और दुनिया में ये 5वें ऐसे फ्रेंच पर्सन बने हैं जिन्होंने बैलन डियोर प्राइज जीता है। आज तक सबसे ज्यादा बैलन डियोर किसने जीते हैं? लियोनल मेसी ने सबसे ज्यादा जीते हैं। कितने? 7 बैलन डियोर जीते हैं। सेकंड नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 5 बैलन डियोर आज तक जीते हैं। इस साल की अगर बात करें तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बैलन डियोर मेंस कैटेगरी अब आपको पता ही है करीम बेंजेमा ने जीता है। अगर विमेंस कैटेगरी की बात करें तो इनका नाम है एलेक्सिया प्यूटलास। ये बार्सिलोना से खेलती हैं। कोपा अवार्ड इस बार का गावी बार्सिलोना को दिया गया है। गेर्ड मुलर अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है जो कि बार्सिलोना से ही है। याशिन ट्रॉफी जो है ये थाइबोट कॉर्टियस को दिया गया है जो कि रियल मैड्रिड से हैं। क्लब ऑफ द ईयर इस बार मैनचेस्टर ले गया है। और सोक्रेट्स अवार्ड की अगर बात करें तो ये सैडियो मैने को दिया गया है जो कि लिवरपूल से खेलते हैं। तो ये सारे अवार्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स में जरूर मेंटेन कर लेना, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में विमेन्स कैटेगरी में 100 मीटर हर्डल रेस में एक रिकॉर्ड बना दिया है पहली भारतीय महिला के रूप में। इन्होंने नेशनल गेम 2022 में 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल इस बार जीता है और रिकॉर्ड टाइम 13 सेकंड के अंतर्गत। यहां पर सब 13s टाइम का मतलब है कि 13 सेकंड के अंतर्गत इन्होंने 100 मीटर हर्डल को पार करने में मात्र 12.79 सेकंड लिए हैं।
ठीक है, तो इनका नाम क्या है? ये है ज्योति या राजी। क्या नाम है? ज्योति या राजी। भारतीय स्प्रिंटर हैं ये। और ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और आपको पता है ये पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 13 सेकंड के अंतर टाइम में 100 मीटर हर्डल रेस पास करी है। आज तक इनके अलावा कोई भी ऐसी खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने ये कारनामा किया हो। और इनसे पहले भी इन्हीं का नेशनल रिकॉर्ड था जो कि इन्होंने इसके साथ ही तोड़ दिया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कौन से दिन मनाया गया? तो ये डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 4 दिन पहले इस दिवस को मनाया गया था। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बेसिकली निकल के आया है कोविड पैंडेमिक के बाद। जब से कोविड पैंडेमिक आया है तब से इस दिवस को भी मनाया जाने लगा। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस रहे, आप अपने हैंड्स को वॉश करने की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि आपके जो हैंड्स हैं ये आपके दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी लगते रहते हैं। जैसे कि आपकी नोज में जाते हैं, आप ड्राइविंग करके आए हैं तो डस्ट वगैरह है, या राइडिंग करके आए हैं बाइक से तो उसमें डस्ट है, वो नोज में भी जा सकते हैं, माउथ में भी जा सकते हैं, ईयर में भी जा सकते हैं। तो हाथों को हमेशा साफ रखें। जब आप हाथों को स्वच्छ रखते हैं तो WHO का डेटा कहता है कि आपके डेली मर्रा की जो जीविका है उसमें बीमार होने के चांसेस 65 से 70% तक कम हो जाते हैं। तो अगर केवल हाथ धोने से ही हम 65 से 70% बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर ये दिवस मनाया जाना चाहिए। इस बार 2022 की थीम थी यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। अब मेरा आज का सवाल है आपसे। आज का सवाल आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन आंसर करने की कोशिश करिए। सवाल मेरा यह है कि इनमें से ये कौन है जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है इसलिए कि इन्होंने बच्चों की एजुकेशन के राइट के लिए काफी फाइट करी है? तो ये कौन है जिनको बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैसे नोबेल पीस प्राइज जो है इसकी शुरुआत 1901 में करी गई थी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।